साल पहले जब ब्रिटिश काल का समय था तो अंग्रेजों का पूरे भारत पर कहर था। उनके कहर से सभी भारतवासी दुखी थे। जो कोई भी उनके खिलाफ बगावत करता तो वो उसे बदबूदार जेल में बंद करते थे और पूरे शरीर पर कोड़े बरसाते और उन पर खूब जुल्म करते। ऐसे ही एक दिन, आखिर कब तक हम इन अंग्रेजों की हुकूमत के गुलाम बने रहेंगे? 10 साल से इस बदबूदार जेल में सड़ रहे हैं। 10 साल बाद आखिरकार परसों हमें आजादी मिल ही जाएगी, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो अपने बच्चों से जाकर मिलूंगा सबसे पहले। 10 साल में तो मेरे बच्चे बहुत बड़े हो चुके होंगे। 1 दशक हो गया मुझे उन्हें देखे हुए। झूठे आरोपों में फंसने के कारण मोहन और रंजन को जेल में कैद कर लिया गया था। 10 साल तक सजा भोगने के बाद आज उनके छूटने का दिन था। चलो, आज तुम्हारी सजा खत्म हुई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी भी कोई गुनाह नहीं करोगे और ना ही वापस कभी जेल में जाओगे। रंजन और मोहन स्कूल के समय से दोस्त थे और एक ही गांव में रहते थे। जेल से छूटने के बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। आप आ गए जी, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। बाबा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? अरे विमला, अपना बबलू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मोहन के इतना पूछते ही विमला फूट फूट कर रोने लगती है। हमारे बबलू को पीलिया हो गया था जी, और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण मैं अपने बबलू को बचा नहीं पाई। लोग हमारी मदद करने की जगह हमें एक अपराधी का परिवार कहकर ताने मारने लगे और उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की। मेरा बबलू, ये नहीं हो सकता। मोहन किसी तरह खुद को संभालता है। अगले दिन मोहन और रंजन काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी काम देने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह थी उन दोनों का जेल में रह कर आना। पूरा कस्बा, गांव, शहर सब छान लिया, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं है। काम की कमी नहीं है मोहन, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई भी हमें अपराधी समझकर काम नहीं देना चाहता। रंजन, वो देखो, वहाँ एक ढाबा है। अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या पता वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। रंजन और मोहन को वहाँ से भी निराशा ही हाथ लगती है और वो खाली हाथ घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। ये सब हमारे जेल जाने के कारण हुआ है। न हम जेल जाते और न ही हमारे साथ ये सब होता। चलो तो फिर उसी जेल। रंजन और मोहन गुस्से में जेल पहुंचते हैं और उस ब्रिटिश अधिकारी से मिलते हैं। तुमने हमें झूठे आरोप में 10 साल तक जेल में रखा, जिसकी वजह से हम दोनों की हर जगह बदनामी हुई और हमें कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा और हमारा परिवार बेचारा गरीबी और भुखमरी से मर रहा है। कुछ भी हो, हमें काम दो। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसे कैदियों से, जो यहाँ आकर हमसे काम की भीख मांगता है। क्या हमारे जैसे और भी हैं? मोहन और रंजन उन सभी कैदियों की खोज में लग जाते हैं और 1 हफ्ते के अंदर वो उन सभी को ढूंढ निकालते हैं जो उस जेल से सजा काट कर गए हुए होते हैं। जेल से छूटने के बाद हम सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो हम सब एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन मोहन भैया, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ काम आता है और ना ही उतने पैसे हैं कि हम किसी काम पर लगा सके। बिल्कुल सही। और तो और समाज ने भी हमको ठुकरा दिया है। ना ही कोई हमें काम देगा और ना ही कोई उधार। तुम सबको खाना खाने के अलावा भी कोई काम आता है या नहीं? आता है ना साहब, ये अपना हरिया खाना बड़ा अच्छा बना लेता है। क्या क्या कहा तुमने? खाना बनाना? फिर तो हम इसके हुनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे मोहन? एक ढाबा खुलकर। ढाबे पर खाना बनाना? ना बाबा ना, इतना मुश्किल काम मुझसे नहीं होगा। किसी भी काम को करने से पहले ही पीछे हट गए हरिया भाई। अरे एक बार कोशिश करने में आखिर क्या बुराई है? लेकिन ढाबा खोलने के लिए हमें जगह भी तो चाहिए होगी। जगह की चिंता तुम मत करो। गांव के साथ लगे हाईवे के किनारे मेरे पुरखों की जो जमीन है, हम कल ही वहां मिलकर ढाबा बनाएंगे। रंजन और मोहन हाईवे किनारे बसी जमीन पर बांस की लकड़ियों से एक ढाबा बनाते हैं। साथ ही उसे एक जेल जैसा लुक देते हैं और उसे बड़े ही अच्छे ढंग से तैयार कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनका जेल वाला ढाबा चलने लगता है। हाईवे पर चलने वाली ज्यादातर गाड़ियां और वाहन बिना उस ढाबे पर रुके आगे नहीं बढ़ते थे। दरअसल जिस जमीन पर ढाबा बना था उसमें कुछ जादुई शक्तियां दबी हुई थी, जिस वजह से उस ढाबे में जो भी खाना खाने आता वो दोबारा जरूर आता। एक बार शहर से एक बड़ा बिजनेसमैन उनके ढाबे पर आकर रुका। अरे भाई, नाम ही जेल ढाबा है या कहीं खाना भी तो जेल जैसा नहीं है ना? पहले आप चखिए तो साहब। खाना चखते ही वो बिजनेसमैन मानो उस ढाबे का दीवाना हो जाता था और उसने उस ढाबे को 5 लाख का चेक इनाम के तौर पर दे दिया। मोहन और उसके साथी अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश थे। उनकी और उन सबके परिवार वालों की माली हालत काफी ठीक हो गई। दूसरी तरफ ब्रिटिश जेलर के कानों तक उस ढाबे की खबर पहुंच गई। क्या जेल के नाम पर ढाबा? उन कैदियों की इतनी मजाल? एक काम करो, खाने में नशे की मिलावट करने के जुर्म में उन सबको अरेस्ट कर लो। अब एक और झूठे जुर्म में उनको 10 साल के लिए अंदर डालूंगा। अगले दिन ब्रिटिश अधिकारी नशे की पुड़िया मिलने के झूठे आरोप में उन्हें अरेस्ट कर लेता है। तुम सबको मैं खाने में नशा मिलाने के जुर्म में अरेस्ट करता हूँ। तुम लोग जेल में सड़ने के लायक ही हो। तभी वहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन अधिकारियों को वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अगर हमारे इन बच्चों को या इनके ढाबे को कोई नुकसान पहुँचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए बुड्ढे,
बड़ी जुबान चलाता है। हाँ, रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझको। जैसे ही वो पुलिस वाला उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से हवा में उड़ते हुए डंडों से उनकी पिटाई होने लगती है और वो सभी पुलिस वाले हाथ जोड़कर कहते हैं, माफ कर दीजिए हमें, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, डंडों से उनकी पिटाई खुद ब खुद कैसे होने लगी? मोहन, हम जादुई शक्तियां हैं जो इस ढाबे की जमीन में बसी हैं। जब तक ये ढाबा यहाँ है तब तक कोई भी तुम्हारे इस ढाबे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही तुम सबको इस काम में कभी कोई घाटा होगा। जादुई शक्तियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन पुलिस वालों को वहां से भगा दिया। गांव वालों के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर मोहन और उसके साथियों की आंखें भर आई। अब वो खुश थे कि अब उन्हें भी समाज में वही इज्जत और वही प्यार मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कई साल पहले खो चुके थे। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहां आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते, खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए, भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया, पिंकी के बाबा ठीक तो हैं? कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए, ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है, मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था, यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा? मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया, जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई, माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे।
कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना। सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिद सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो, देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज हैं। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा। थोड़ा बहुत जो भी रघुनाथ पॉपकॉर्न बेचकर कमाता, उससे घर का गुजारा चल रहा था। रघुनाथ गली गली पॉपकॉर्न मशीन लेकर घूमता और पॉपकॉर्न बेचता। ओ पॉपकॉर्न वाले भैया, जरा रुकना, 10 रुपए वाले 2 पैकेट दे दो। ये लो बहन जी, आपके पॉपकॉर्न। भैया मेरे 10 रुपए वाले 5 पैकेट कर दो, गरम गरम पॉपकॉर्न देना। अभी देता हूँ भैया जी। बेटा आपको कितने के पॉपकॉर्न चाहिए? भैया 5 रुपए के दे दो। अभी देता हूँ बेटा। है इसी तरह रघुनाथ पूरा दिन मेहनत करके पॉपकॉर्न बेचता और रात को घर लौटता। एक दिन रघुनाथ पॉपकॉर्न बेच रहा था, तभी एक औरत ने आवाज लगाई, भैया रंगीन पॉपकॉर्न है क्या? रंगीन पॉपकॉर्न? नहीं बहन जी, रंगीन पॉपकॉर्न तो नहीं बेच रहा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ये वाले ही दे दो। वैसे भैया तुम भी रंगीन पॉपकॉर्न बेचना शुरू करो, कलरफुल पॉपकॉर्न बहुत बिक रहे हैं, आजकल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तुम्हारी भी अच्छी बिक्री होगी। खाने का बढ़िया रंग मिलाकर मीठे रंगीन पॉपकॉर्न मिलते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चों को भी रंग बिरंगे चीनी सिरप वाले मीठे पॉपकॉर्न खाना बहुत पसंद है। ठीक है बहन जी, मैं देखता हूँ। उसके बाद 2-3 ग्राहक उसके पास रंगीन पॉपकॉर्न ही पूछने के लिए आए। अब तो रघुनाथ को लगा कि मुझे भी रंगीन पॉपकॉर्न बनाने चाहिए। रघुनाथ ने 1-2 जगह पर रंगीन पॉपकॉर्न बनाते हुए लोगों को देखा और उनसे पूछताछ की। जब उसे पूरी जानकारी मिल गई, तब रघुनाथ ने बढ़िया ब्रांड के खाने के तरह तरह के रंग खरीदे
और रंगीन पॉपकॉर्न बनाने शुरू किए। अब तो प्लेन पॉपकॉर्न के साथ साथ वो रंगीन पॉपकॉर्न भी बेचने लगा। उसकी कमाई बढ़ गई। एक दिन रघुनाथ का पुराना दोस्त सूरज, जो गांव में रहता था, वो बहुत ही परेशानी की हालत में उसके पास आया। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, अब मैं कहाँ जाऊं? न कोई रहने का ठिकाना है, न ही कोई काम है। चिंता मत कर सूरज, जब तक तेरा कोई जुगाड़ नहीं हो जाता तू मेरे घर में ही रह ले। सूरज चालाक प्रवृत्ति का था और रघुनाथ बहुत ही सीधा साधा था। वो रघुनाथ के घर में रहने लगा। अब वो रघुनाथ के साथ ही पॉपकॉर्न बेचने के लिए निकल जाता। एक दिन रघुनाथ को अपनी पत्नी सरोज के साथ डॉक्टर के पास जाना था और उसे रंगीन पॉपकॉर्न भी बनाने थे। अरे सरोज, तू तैयार हो गई? चल फिर जल्दी से आ, मुझे रंगीन पॉपकॉर्न के फूड कलर भी खरीद कर लाने हैं। अरे तू परेशान क्यों होता है, फूड कलर मैं खरीद लाता हूँ। हाँ ये भी ठीक रहेगा। तो ये ले, मैं तुझे दुकान बता देता हूँ। वो दुकानदार बढ़िया ब्रांड के खाने का रंग देता है, मैं उसी से ही खरीद कर लाता हूँ। बाकी मुझे किसी दुकानदार पर विश्वास नहीं, क्या पता मिलावट वाला रंग दे दे। इसलिए उस दुकानदार को तू मेरा नाम बता देना, मैं तुझे दुकान का पता दे देता हूँ। सरजू बाजार चला जाता है और उस दुकान पर पहुंचता है। भैया अभी तो वो वाला रंग खत्म है, आधे घंटे में मेरा लड़का सामान लेकर आने वाला है। मैंने उसे फूड कलर लिखवाए हुए हैं, आधे घंटे में ले लेना। तब तक बाजार से और जो काम है वो कराओ। ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। सूरज वहाँ से चला जाता है, पर उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। पागल थड़ी हूँ जो इसके लिए आधा घंटा इंतजार करूंगा, किसी और दुकान से ले लेता हूँ। रघुनाथ को क्या पता, अरे सारे खाने के रंग एक से ही तो होते हैं, वो सामने दुकान से पता करता हूँ। हाँ भैया, ये वाले खाने का रंग सस्ते दामों पर दूंगा, एक्सपायरी डेट के हैं लेकिन। सूरज सामने की दुकान से रंग खरीद लेता है और घर आ जाता है। रंग की डिबिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रघुनाथ खरीदता था, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चलता। रघुनाथ पॉपकॉर्न बनाकर बेचने चला जाता है। पॉपकॉर्न बेचने के बाद रघुनाथ घर आ जाता है, पर अगले दिन वो जैसे ही दोबारा पॉपकॉर्न बेचने के लिए जाता है तो कुछ लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। बचाओ! अरे इसी के पॉपकॉर्न खाए थे मेरी बच्ची ने, उसी के बाद उल्टियां शुरू हो गई। पता नहीं इसने पॉपकॉर्न में क्या मिलाया था। हाँ भैया, मेरे भी बेटे को पॉपकॉर्न खाकर खांसी शुरू हो गई और खांसते खांसते वो परेशान हो गया, उसे उल्टियां भी शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा है मेरे बेटे को फूड कलर से एलर्जी हुई है। अरे छोड़ो मुझे, मेरे रंगीन पॉपकॉर्न खराब नहीं हो सकते, मैं बहुत बढ़िया दुकान से रंग खरीद कर मिलाता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पुलिस के हवाले कर दो। सब लोग रघुनाथ को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस दुकानदार के पास जाती है जहाँ से रघुनाथ रंग खरीदता था। इंस्पेक्टर साहब, इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। रघुनाथ की जगह उस दिन कोई दूसरा आदमी रंग लेने आया था। मेरे पास रंग नहीं था, मैंने कहा कि आधे घंटे में दे दूंगा, पर उसने सामने की दुकान से रंग खरीदा। अब साहब, किसी की दुकानदारी में दखल अंदाजी करना मुझे ठीक नहीं लगता, पर मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि वो दुकानदार मिलावट का और पुराना सामान बेचता है। पुलिस को सारी बात पता चलती है। असली दोषी सूरज था। दुकानदार को भी पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो दुकानदार एक्सपायरी डेट का सामान सस्ते दामों में बेचता था। मैंने तुझे अपने घर में पनाह दी, अपने पास रखा, तेरे ऊपर तरस खाया। मेरी भूल थी जो मैंने तुझ जैसे दोस्त पर विश्वास किया। तेरे कारण आज मेरी रोजी रोटी, मेरा काम, सब कुछ खत्म होने वाला था। अब आज के बाद किसी पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए, अब इस आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं। मोहल्ले के लोग भी जान चुके थे कि रघुनाथ की इसमें कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया पॉपकॉर्न बेचता है। इसलिए उस दिन के बाद फिर से रघुनाथ पॉपकॉर्न बेचने लगता है। उसे सबक मिल गया था कि बिना सोचे समझे किसी पर भी एकदम विश्वास करना ठीक नहीं होता, और खासकर अपने काम को लेकर। हम अपने काम को खुद जितनी साफ सफाई और ईमानदारी से करेंगे उतना दूसरा नहीं करेगा, और यदि हम अपना काम किसी दूसरे से करवा भी रहे हैं तो पूरी निगरानी रखना बहुत जरूरी है। ढोलकपुर नामक गांव में सरिता नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। सरिता की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था, तभी से उसके पिता ने उसकी देखभाल की। सरिता के पिता दीनानाथ ढोलकपुर में रंगीन पानीपुरी वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी बनाई रंगीन पानीपुरी पूरे ढोलकपुर और आसपास के गांव में बहुत मशहूर थी। बाबा, लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ, आप तब तक नाश्ता कर लो। बिटिया, हींग वाला और पुदीने वाला पानी आज मैंने ज्यादा बनाया है। कुछ ग्राहक पुदीने वाला और हींग वाला पानी बहुत पसंद करते हैं। कल दूसरे गांव से कुछ लोग पानीपुरी खाने आए थे तो पानी कम पड़ गया था। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि मैं रंगीन पानीपुरी बनाता हूँ, तो इसी वजह से वो सुनते सुनते मेरे ठेले पर आ गए थे। अब उन्होंने तो इतनी तारीफ कर दी कि मैं तो खैर बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी बनाई हुई रंगीन पानीपुरी लोगों को पसंद आ रही है। बिटिया, काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। व्यक्ति जब कोई काम ईमानदारी से करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। अच्छा, अब मैंने रोटी खा ली है, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, मैं शाम की चाय बनाकर ले आऊंगी। दीनानाथ रोजाना ही अपना रंगीन पानीपुरी का ठेला लेकर गांव के चौक पर खड़ा होता था। बस ठेला लगाकर खड़े होने की देर होती थी कि लोगों की भीड़ लगनी शुरू।
अरे भैया, मुझे मीठी पानी पूरी खिलाना, और हाँ, लाल हरी पीली नीली हर स्वाद की पानी पूरी खिला दो। हाँ। अरे कुसुम, चल ना, रंगीन पानी पूरी खाते हैं। दीनानाथ जी, हम दोनों को खट्टी पानी पूरी खिलाना। दीनानाथ जी, मैं जब भी आपके गांव आती हूँ ये रंगीन पानी पूरी जरूर खाकर जाती हूँ। सब ईश्वर की कृपा है बहन जी। दीनानाथ अभी सबको पानी पूरी खिला ही रहा था कि तभी उसकी बेटी सरिता चाय लेकर आ जाती है। बाबा, आप बैठकर चाय पी लो, तब तक मैं ग्राहकों को देख लेती हूँ। ठीक है बिटिया, सबको बराबर मात्रा में ही पानी पूरी खिलाना, किसी को कम न रह जाए। पानी पूरी की प्लेट कितने की है? जी 10 रुपए की। अरे, ऐसी रंगीन पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बहुत ही अलग है, लाल नीली हरी पीली हर तरह की पानी पूरी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये रंगीन पानी पूरी तो दिखने में भी बहुत कमाल है। अरे वाह, ये तो स्वाद में भी बहुत बढ़िया है। मुझे एक प्लेट और दीजिएगा। सरिता उस लड़के को 2 प्लेट पानी पूरी खिला देती है। इतनी देर में दीनानाथ भी चाय पीकर ठेले पर वापस आ जाता है। बाबा, इन्हें मैंने पानी पूरी खिला दी है, आप इनसे 20 रुपए ले लो, मैं घर चलती हूँ, शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है बिटिया, तू घर जा और ध्यान से जाना। अच्छा, तो ये पानी पूरी का ठेला आपका है? आपकी रंगीन पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो मन कर रहा है मैं रोजाना ही आपके ठेले पर पानी पूरी खाने आऊं। वैसे मैं इस गांव में नया आया हूँ, मेरा नाम मंगल है। मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपकी नजर में कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है मंगल बेटा, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगले दिन मंगल दोबारा दीनानाथ के ठेले पर आता है। नमस्ते, आपने कहीं मेरे लिए बात की थी? बेटा, मुझे ठेले से ही फुर्सत नहीं मिल पाई। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता तुम मेरे ठेले पर ही काम कर सकते हो। मंगल दीनानाथ के ठेले पर काम करने लगता है। दीनानाथ मंगल को रंगीन पानी पूरी बनानी सिखा देता है। एक दिन, क्या हुआ बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मंगल बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मंगल बेटा, मेरी सरिता से विवाह कर लो, नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। बोलो बेटा, क्या तुम मेरी बेटी सरिता का हाथ थामोगे? सरिता फूट फूट कर रोने लगती है। दीनानाथ मरते समय अपनी बेटी सरिता का हाथ मंगल के हाथ में दे जाता है। सरिता और मंगल शादी कर लेते हैं। दीनानाथ तो था नहीं, तो उसका रंगीन पानी पूरी का ठेला अब मंगल लगाने लगा था। दीनानाथ का दामाद बिल्कुल उसी की तरह बढ़िया स्वाद के रंगीन पानी पूरी बनाता है। हाँ, स्वाद में भी बिल्कुल फर्क नहीं है। हाँ। अरे भाई, दीनानाथ ने इससे पहले ही रंगीन पानी पूरी बनाना सिखा दिया था। हमने कई बार इसे दीनानाथ के साथ काम करते हुए देखा है। मंगल की कमाई बहुत ही अच्छी होती थी। ये देखकर मंगल के मन में लालच आ जाता है। एक दिन वो घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो? अब सरिता, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कमाई तो अच्छी खासी है। बाबूजी ने रंगीन पानी पूरी बेचकर खूब नाम कमाया है। लोग हमारे ठेले की पानी पूरी नाम से खाते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि इस ठेले से हम लागत कम लगाकर भी कमाई ज्यादा कर सकते हैं। कब तक हम थोड़े थोड़े पैसों से गुजारा करेंगे? हमें बड़ा हाथ मारना होगा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देखो सरिता, हम अपनी रंगीन पानी पूरी के लिए आटा बहुत महंगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सस्ता आटा खरीदना होगा। उसके अलावा हम पानी में मसाले ज्यादा की जगह कम डालना शुरू करेंगे। और पानी पूरी को तलने के लिए ज्यादा बढ़िया तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। हम सस्ते तेल से भी बढ़िया पानी पूरी तैयार कर सकते हैं। लोगों को तो सिर्फ रंगीन पानी पूरी खाने से मतलब है, देखने में रंगीन हो बस। पर ये तो बेईमानी हुई ना, इतना लालच ठीक नहीं। बाबा कहा करते थे ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता देता है, पर आप अपने मन में लालच और बेईमानी ला रहे हो, ये गलत है। अरे, तुम दोनों बाप बेटी ने व्यापार करना ही नहीं सीखा, तभी तो आज तक इस टूटे हुए घर में रह रहे हो। और ना कुछ तुमने पैसा जोड़ा। दुनिया को देखो, बेईमानी कर करके आगे बढ़ रही है। अब अच्छा नहीं कमाऊंगा तो सारी जिंदगी थोड़े में ही गुजारा करना पड़ेगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मंगल सरिता की एक नहीं सुनता। वो रंगीन पानी पूरी में मिलावट करनी शुरू कर देता है। भैया, ये वो पानी पूरी नहीं लग रही है जो हम हमेशा से खाते आए हैं। ये तो बहुत बेस्वादी है। रहने दो भैया, और मत दो, सारा मुंह खराब हो गया। मंगल के ठेले पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसकी कमाई होनी बंद हो गई। वो बहुत निराश हो गया। मंगल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने लालच किया था। मुझसे गलती हो गई सरिता, मैंने बाबूजी के हाथों कमाई गई प्रसिद्धि को मिट्टी में मिला दिया। अब मेरे ठेले पर कोई भी रंगीन पानी पूरी खाने नहीं आता। मुझे लालच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।